में अभी तक जितना पढ़ा है उसमें हमने अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स देखी। सबसे पहले हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन लिया था कि कम्युनिकेशन सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम्स कैसे कैसे मतलब बनाए जाते हैं अलग अलग तरीके से। दूसरा हमने देखा था वेव प्रोपेगेशन का वीडियो, जिसमें हमने बताया था कि जिस तरह से ब्लॉक डायग्राम बनाई जाती हैं तो उसमें हमारी जो वेव्स होते हैं, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, वो किस तरह से प्रोपेगेट करते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग हमारे पास प्रोपेगेशन के मेथड्स हैं, जैसा वही स्काई वेव, स्पेस वेव, ये तो है। और फिर अगले अगले वीडियो में हमने देखा था कि मॉड्यूलेशन की नेसेसिटी हमने देखी थी कि मॉड्यूलेशन हम क्यों करते हैं। और ये आखिरी वीडियो में हम देखेंगे कि जो मॉड्यूलेशन जो हमने किया था लास्ट में, जो हमने मैथमेटिकली और ग्राफिकली बताया था, उसको हम कैसे सर्किट से कैसे जनरेट करते हैं। जो हमारा प्रोडक्शन है वो एम वेव का, वो किस तरह से होता है। हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, एम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, जो हमारा जनरेशन है वो किस तरह से होता है। और साथ ही साथ उसका डिटेक्शन कि किस तरह से वो रिसीवर के एंड पे वो डिमॉड्यूलेट करेगा, वो किस तरह से करेगा, वो डिटेक्शन भी हमने देखना है। ठीक है, तो इससे पहले मैं बात करूंगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आपको जहां तक याद होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के आउटपुट, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो एक्सप्रेशन होता था, जो वाईटी होती थी, वो वाईटी का एक्सप्रेशन होता था AC इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस AM बाई 2 साइन ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस AM बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम अपॉन इंटू टी। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था आपको कि हमारे पास दो सिग्नल्स होती हैं। इनिशियली MT होती है, CT होती है। MT हमारा मैसेज सिग्नल होता है, CT हमारा कैरियर सिग्नल होता है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन के बाद जो आउटपुट आती है हमारे पास, वो इस फॉर्म में होती है। मैथमेटिकली और ग्राफिकली भी हमने देखा था कि किस तरह से तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोजिशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास तीन फ्रीक्वेंसी टर्म्स आते हैं। एक ओमेगा सी आता है, एक ओमेगा सी माइनस एम आता है, एक ओमेगा सी प्लस एम आता है। ठीक है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट करूं, आप हायर स्टडीज में पढ़िएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म एक होता है और फूरियर सीरीज होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि वो जस्ट बेसिक इंस्टिंक्ट दिया था आपको कि हार्मोनिक फंक्शंस के टाइम पे कि फूरियर सीरीज कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी सिग्नल को। तो उसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसकी स्टडी करते हैं, अगर हायर स्टडीज में हम लोग पढ़ेंगे, तो उस केस में क्या होता है कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी प्लॉट देखेंगे, एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये एक डायग्राम है, वो आप समझने की कोशिश करें। अगर ये फ्रीक्वेंसी प्लॉट देखेंगे, यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस इसकी एम्पलीट्यूड की ग्राफ बनाऊं, तो उस केस में हमने क्या होता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास अलग अलग प्लॉट आएंगे इसके लिए। ठीक है, यानी इस समय हमारे पास ये जो सिग्नल है वो टाइम डोमेन में है। y इज डिपेंडेंट ऑन t, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको चेंज करूंगा, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा बाय यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो इसकी जो डिपेंडेंसी है वो f पे हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी पे हो जाएगी, जो अपने कंट्रोल में होता है। इसीलिए हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म भी पढ़ते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी अपने कंट्रोल में आ जाती है, और हम फ्रीक्वेंसी वर्सेज अगर इसके एम्पलीट्यूड की मैग्नीट्यूड की प्लॉट करें, तो इस फॉर 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक 3 अलग अलग इंपल्सेस आएंगे। इंपल्सेस कहने का मेरा मतलब होता है, एक इंपल्स आप फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इस सेंस में भी F इंटू टी चेंज इन मोमेंटम, दैट इज ऑल्सो ए इंपल्स। ठीक है, जो एक फोर्स होता है, एक डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के लिए एक फोर्स होता है, उसको हम लोग इंपल्स का नाम देते हैं। जस्ट लाइक यहाँ भी आप उसी तरह से सकते हैं, मतलब कि एक मोमेंटरली एक डिस्टिंक्ट वेरिएबल के लिए उस पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या होता है। जब ये इसका जो डेल्टा एफ अगर हम देखेंगे, व्हेन डेल्टा एफ टेंड्स टू 0, ठीक है, तो इस जगह पे जो हम लिमिट निकालेंगे, इस एम्पलीट्यूड की जो लिमिट निकालेंगे, तो उस समय जो हमें ग्राफ मिलेगा वो एग्जैक्टली इंपल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि अगर मैं इन तीनों अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे इसको प्लॉट करूं, तो मुझे 3 अलग अलग इंपल्सेस मिलेंगे। सबसे पहले मैं ओमेगा सी की बात करूं, तो ये ओमेगा सी पे हमें एक इंपल्स मिलेगा। इस इंपल्स का जो लेंथ होगा, यूं कह लें इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो जस्ट इक्वल्स टू AC होगी। ठीक है, ओमेगा सी माइनस एम पे जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी वो AM/2 होगी। ओमेगा सी अगर इधर लाई कर रहा है और हमारा ओमेगा एम क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ओमेगा सी भी हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, थ्योरेटिकली हम लोग देख सकते हैं। तो ओमेगा सी माइनस एम हमारा यहाँ पे कहीं लाई करेगा इफ आवर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज ओमेगा एम। ठीक है, तो इस साइड भी वही केस है, ओमेगा एम।
तो हमारे पास एक यहाँ पे एक प्लॉट आएगा ऑफ सम मैग्नीट्यूड, और इसी के इक्वल यहाँ पे भी हमारे पास एक प्लॉट आएगा सेम इक्वल। ठीक है, वी आर फोकसिंग ऑन मैग्नीट्यूड, इसीलिए हम इसका मॉड लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे am/2 है, अगर इसकी लेंथ am/2 है तो इसकी भी लेंथ am/2 है, नॉट -am/2, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो अगर मैं मैग्नीट्यूड की प्लॉट ले रहा हूँ तो मुझे इसकी भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कंसीडर करनी पड़ेगी, यानी इसका भी जो वैल्यू है वो इस इम्पल्स का भी am/2 होगा और इस वाले इम्पल्स का भी एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी am/2। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन। ओके, तो ये हमारा पॉइंट AC और ये हमारा पॉइंट am/2। एक और बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि am/2 लिख सकते हैं, या फिर इसका एक और फॉर्म है म्यू AC/2। म्यू आपको याद होगा, म्यू इज नथिंग बट मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है AC/am से। सो म्यू इक्वल्स टू AC/m, सो AC इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ am। ओके, सो sorry, this one is am/AC. So mu equals to am/AC, so am equals to mu times AC. By substituting here the value of am, we can get that this magnitude is nothing but mu AC/2, that's it. तो अब इसको अगर मुझे बताया जाए तो मैं किस तरह से बताऊंगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, एक तरह से जो ये बैंड है, मैंने बताया था आपको कि बैंड क्या होता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है, उसी को बैंड बोला जाता है। तो अगर इसकी बैंडविड्थ बोली जाए तो ये प्लस ये होगा, यानी टोटल बैंडविड्थ इसकी कितनी हो गई 2ωm। ठीक है, इनिशियली आप याद करिए जब हमारे पास mt था सिग्नल, वो ωm का था, तो उस सिग्नल की जो हमारे पास बैंडविड्थ थी वो ωm थी, फ्रीक्वेंसी ωm थी, लेकिन जब वो मॉड्यूलेशन हो गया है तो वो फाइनली इसकी बैंडविड्थ हो गई है 2ωm। ठीक है, और जो कि सेंटर्ड एट फ्रीक्वेंसी ωc, यानी जिसकी जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है वहां पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्ड है। ठीक है, तो इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी बस इसी रेंज में लाई करेगी, बस इस वाले यूनिट से, यानी ये पॉइंट हमारा क्या है ωc - ωm, और ये हमारा पॉइंट है ωc + ωm। ठीक है, सेंटर एट ωc फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब क्या है कि जिस तरह से हमने इस पॉजिटिव हाफ के लिए प्लॉट किया है, तो अब फूरियर ट्रांसफॉर्म जब एक्चुअली में आप करते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जब फूरियर ट्रांसफॉर्म आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक निगेटिव साइड में आपको सेम प्लॉट मिलता है इसी तरह का। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको रफ स्केच दे रहा हूँ, तो सेम तरह का इसी तरह का एक प्लॉट मिलता है हमको। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग स्टडी, ये मैं मानता हूं कि ये वर्चुअली फ्रीक्वेंसी सेट की गई है, यानी ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग कंसिडर नहीं करते इसको। लेकिन स्टडी के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये ωc है तो यहाँ भी ये -ωc होता है, ये -ωc - ωm है, और ये -ωc + ωm। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये और ये फ्रीक्वेंसी ωc टर्म कंट्रीब्यूट करती है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ये ωc के से पहले की फ्रीक्वेंसी डिनोट करती है। तो इस साइड, ये एक तरह से ωc के दो साइड्स हो गए। ठीक है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये साइड इक्विवेलेंट है, और ये साइड इक्विवेलेंट। ठीक है, इग्नोर दैट नेगेटिव साइन। लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में बात किया जाए, ωc के रिस्पेक्ट में बात किया जाए, तो ये दोनों इससे कम आती है। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर में इन बिटवीन ωc जो लाई करती है, मोड ωc के अंदर में जो लाई कर रही हैं, उनको एक साइड बैंड बोला जाता है, और उसके बाहर जो लाई करती है उसको भी एक दूसरा साइड बैंड बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के साइड बैंड होते हैं, राइट साइड बैंड, लेफ्ट साइड बैंड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो साइड बैंड्स अगर कहा जाए इसके निकालने के लिए, तो ये दोनों हमारे साइड बैंड्स हो गए, और ये सेंटर जो हो गया वो हमारा ये फ्रीक्वेंसी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो साइड बैंड्स हो गए, ये और ये हमारा साइड बैंड्स। लेकिन आप याद रखिएगा ये बात कि साइड बैंड्स ये दोनों को मिला के एक साइड बैंड बनता है, ये दोनों को मिला के दूसरा साइड बैंड बनता है। लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, जो बाहर लाई करते हैं उसको इसको अपर साइड बैंड बोला जाता है, अपर साइड बैंड, और ये जो अंदर लाई करता है उसको लोअर साइड बैंड बोला जाता है, LSB और USB।
ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया इसका साइड बैंड का। ठीक है, तो अब हमने अपने टॉपिक पे आते हुए देखना है कि किस तरह से हम प्रोडक्शन कर पाएंगे किसका, एएम वेव्स का, जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसका किस तरह से प्रोडक्शन कर पाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे सर्किट्स पॉसिबल हैं आपको अगर एएम मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करना है, आपको अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करना है तो काफ़ी सारे सर्किट्स पॉसिबल हैं। उनमें से जो हमारे सिलेबस में जो डिस्टिंक्शन जो है जिस मेथड को लेके वो है स्क्वायर लॉ डिवाइस, उसकी मदद से हम लोग इसकी प्रोडक्शन करेंगे एएम वेव की। ठीक है, तो एएम हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, वाई टी इक्वल्स टू AC इंटू AC ऑफ साइन ओमेगा सी टी प्लस AM इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम इंटू टी और प्लस AM इंटू कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। ठीक है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमको फाइनली चाहिए कि किसी एक सर्किट जो हमारे एक ऐसा प्रॉपर सर्किट हो हमारे पास जिसकी मदद से हम ये काम कर सकें। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्क्वायर लॉ डिवाइस होता क्या है। स्क्वायर लॉ डिवाइस एक नथिंग बट इट इज अ सर्किट। ठीक है, ये एक सर्किट होता है स्क्वायर लॉ डिवाइस। इसके आपको इंटरनल आर्किटेक्चर में नहीं जाना, आपको ये समझना होगा कि स्क्वायर लॉ डिवाइस करता क्या है। ये करता है सिंपली ये है कि अगर इसके अंदर आप कोई इनपुट सिग्नल अगर एक्सटी डालते हैं, कोई अभी इनपुट सिग्नल आपने डाला एक्सटी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिंपली नथिंग बट इसका स्क्वायर ले लेगा, यानी एक्स स्क्वायर ऑफ टी। ठीक है, ये स्क्वायर लॉ डिवाइस का काम है, ये सिंपली सिग्नल का स्क्वायर कर देता है। ठीक है, विद सम कोई इसमें गेन भी पॉसिबल है। गेन मेरे कहने का मतलब अगर यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड है तो मल्टीप्लाई होके इफ सपोज अगर 2 वोल्ट डाला तो 3 वोल्ट्स मिले, तो यहाँ पे गेन हमारा 3/2 हो गया। तो लाइक दैट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई गेन के साथ इसको मिल जाए। ठीक है, सम गेन। ठीक है, तो ये डिवाइस का गेन बोला जाएगा, गेन जी। ठीक है, तो स्क्वायर लॉ डिवाइस का यही मतलब है बेसिकली। ठीक है, तो अब हमें आगे देखना है कि ये किस तरह से ये सर्किट बनाई जाती है और ये इसका ब्लॉक डायग्राम हमें देखना है और फाइनली प्रोडक्शन हमको इवैल्यूएट करके निकालना है कि फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन आना चाहिए उस सर्किट से वो इस तरह का सर्किट एक्सप्रेशन आना चाहिए। ठीक है, मॉड्यूलेटेड एएम वेव का। तो स्क्वायर लॉ डिवाइस में सबसे पहले आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा कि स्क्वायर लॉ डिवाइस में अभी मैंने बताया कि उसका जो आउटपुट का एक्सप्रेशन होता है, लेट से मैं आउटपुट एक्सप्रेशन को वाई डैश ऑफ टी लिखता हूँ। ठीक है, तो वो आपका नथिंग बट बी ऑफ एक्स टी प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर टी। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक, तो इस एक्सप्रेशन में आपको अगर बोला जाए कि स्क्वायर वेव आप स्क्वायर लॉ डिवाइस आप कहाँ लगाएंगे, तो आप स्क्वायर लॉ वाला जो टर्म है वो कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे आया, क्योंकि आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है टर्म। ठीक है, ये मेरे पास एक कोई रैंडम इक्वेशन है वाई डैश टी। अब स्टार्ट के लिए आप यही ज्यूम करें, ये कोई रैंडम इक्वेशन है मेरे पास, ये कोफिशिएंट उसका b और c है, b इंटू एक्स टी। ये लीनियर टर्म है क्योंकि लीनियरली ऐड हो रहा है, कोई स्क्वायर का टर्म नहीं देख रहे हैं, कोई क्यूब का टर्म नहीं देख रहे हैं, डिग्री 1 है, ये लीनियर टर्म है हमारे पास, और ये स्क्वायर का टर्म है c स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर ऑफ t। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर का टर्म है। ठीक है, टर्म ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये टर्म हमारा लीनियर है। ओके, तो हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम है वो बेसिकली स्टार्ट किस तरह से होता है कि हमारे पास एम्प्टी होता है। ठीक है, सिग्नल होता है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, कैरियर सिग्नल को मिक्स करवा देते हैं, कैरियर सिग्नल इसमें ऐड अप हो जाता है, ये सम हो जाएगा एमटी का और सीटी का, दिस इज आवर सीटी। ठीक है, और ये एमटी हमारा क्या है, मैसेज सिग्नल। ओके, तो ये हमारा एमटी है और ये हमारा कैरियर सिग्नल है। ठीक, अब यहाँ पे जब आपको एमटी का इक्वेशन पता होगा, ए एम ऑफ साइन ऑफ ओमेगा एम ऑफ टी। ठीक, और ये हमारा सी टी का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ए सी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी। ठीक है,
तो ये दोनों जो है फिर ऐड होने के बाद एक स्क्वायर लॉ डिवाइस में जाएगी। ओके, तो इन दोनों को फिर आगे पास कर देते हैं स्क्वायर लॉ। ठीक है, अब ये स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या करेगा, ये जो सिग्नल जुड़ के आई है इनको स्क्वायर कर देगा। ठीक है, और जो हमारा xt है इस एक्सप्रेशन के लिए वो हमारा xt, यहाँ पे जो आउटपुट दोनों का निकलेगा वो हमारा xt। ओके, अब स्क्वायर लॉ डिवाइस के जाने के बाद जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो ये टर्म होगा। ठीक है, तो इस टर्म में हमें क्या करना होगा, ये टर्म भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम एक और यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे एडिशनली जोड़ेंगे। ठीक है, ये एक तरह से फीडबैक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली फीडबैक आउटपुट से वापस इनपुट में जाता है, लेकिन इस केस में हमको मेरा जो ये xt है इस टर्म को भी एक पर्टिकुलर गेन के साथ xt के कोफिशिएंट जो है यहाँ पे गेन हो गया, तो xt नॉर्मली ऐड नहीं, यहाँ पे एक b टाइम्स मल्टीप्लाई होके ये फिर से ऐड हो जाएगा किसमें, स्क्वायर लॉ डिवाइस में। ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो xt है वो क्या है, हमारे पास xt इज नथिंग बट आवर am इंटू am साइन ओमेगा mt प्लस ac इंटू साइन ओमेगा ct। ठीक है, और यही xt b के टाइम्स मल्टीप्लाई होके फिर यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे भी एक समर सर्किट होगा, समर कहने का मतलब सिंपली वो सर्किट जो ऐड कर दे। ठीक है, और यही xt यहाँ पे स्क्वायर लॉ करने के बाद यहाँ पे क्या आउटपुट दे देगा, एक्स स्क्वायर टी बना देगा विथ सम, यहाँ पे गेन में दे देता हूँ c टाइम्स। ठीक है, तो ये c टाइम्स एक्स स्क्वायर टू इसमें जाके जुड़ जाएगा। तो ये हमारा मॉडल तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनली मुझे मिला वो y डैश ऑफ t मिल गया। ठीक, अब इस y डैश, ये जो हमारा मिला वो हमारा y डैश ऑफ t। अब इस y डैश t को हम क्या करेंगे, आगे एक फिल्टर से पास करवाएंगे। फिल्टर का क्या मतलब होता है, फिल्टर का मतलब यही होता है, जैसा आप नॉर्मल भाषा में जानते हैं कि फिल्ट्रेशन एक आप जानते हैं, जैसे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिर एक फिल्ट्रेशन आपने पढ़ा होगा कभी। तो फिल्ट्रेशन में क्या करता था, एक फिल्टर पेपर होता था, वो क्या करता है, एक मतलब जो सेडिमेंट रॉक्स होते हैं जो मतलब फाइन आपको फिल्टरिंग करके देता है। अगर कुछ गंदगी है किसी पानी में या फिर किसी चीज़ में, तो फिल्टर क्या करेगा, उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको निकालेगा और आपको जो बच गया वो आपको वो बाहर दे देगा। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर पेपर पे अटक जाती हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी, यहाँ पे वो टर्म्स में नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक तरह से रेफरेंस उसी तरह की दी जा सकती है कि फिल्टर का क्या काम है कि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को चुनता है। एक सपोज अगर उसको मैंने, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है, अगर मैंने उसको बहुत सारी फ्रीक्वेंसी दे दी एक पर्टिकुलर बैंड से, ठीक है, और हमारा जो फिल्टर है उसकी औकात यही है कि वो यहाँ से यहीं तक की फ्रीक्वेंसी उठा सकता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर, तो ये इस बैंड की जो है वही फ्रीक्वेंसी वो उठा सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 अगर मैंने एज्यूम कर लिया, तो अगर इसकी जो बैंड कैपेसिटी है वो 2 से लेके 5 तक ही है, फिर 2 से लेके 6 तक ही। ठीक है, तो जो बाद की फ्रीक्वेंसी है उसको वो छोड़ देगा, यानी उसने फिल्टर करके ये पोर्शन निकाल लिया। ठीक है, बाद बाकी को भूल गया। तो जस्ट लाइक सेम फिल्टर यहाँ भी उसी तरह से आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे एक बैंड पास फिल्टर लगाया गया है, बैंड पास फिल्टर। काफ़ी तरह के फिल्टर्स होते हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, आगे काफ़ी तरह के होते हैं, एक ऑल पास फिल्टर होता है, नॉच फिल्टर्स होता है, काफ़ी तरह के फिल्टर्स होते हैं। तो अभी हमने फिल्टर्स में कुछ नहीं करना, हमें बस जानना है कि बैंड पास का क्या काम है। तो बैंड पास का क्या काम है कि एक पर्टिकुलरली किसी बैंड को वो उठाता है, कि एक पर्टिकुलर किसी वो उस तरह की हमारी सर्किट बनाई जाती हैं, फिल्टर्स की डिज़ाइन की जाती हैं, आर और सी दो चीज़ें होती हैं जिसके कारण जिसमें वो उसकी कट ऑफ डिसाइड होती है, रेसिस्टेंस की और कैपेसिटेंस की मदद से, रेसिस्टर और कैपेसिटर की मदद से हम डिसाइड करते हैं कि बैंड पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी की बैंड कितनी सेट की जाती है। ठीक है, तो ये बैंड पास हमारा यही करता है कि हमको एक पर्टिकुलर असाइन कर देता है कि फ्रीक्वेंसी की आप इतनी उठा सकते हैं। ठीक, तो एक बैंड पास फिल्टर से हमने इसको पास करवाना है जो कि सेंटर्ड होगा एट ओमेगा सी।
इससे आपने क्या मतलब समझा वो मैं अच्छे से बताता हूँ कि जैसे इस केस में मैंने बताया कि आपको कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी उठानी है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अगर इन बिटवीन नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो बैंड फिल्टर्स होते हैं वो बैंड फिल्टर्स एग्जैक्टली सिमेट्रिकली होते हैं, ठीक है। किसके अबाउट एक पर्टिकुलर एक सेंटर लेते हैं इसके मिडवे में, उसके अबाउट हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने इसमें डिजाइन किया कि मुझे ये अगर कोई एक पर्टिकुलर ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी है और मुझे चाहिए क्या कि हमारे पास जो बैंड फिल्टर जो डिज़ाइन हो वो इधर भी 5 यूनिट्स ले, इधर भी 5 यूनिट्स ले, ठीक है। तो ये हमको बैंड मिल जाता है। तो इस तरह से हम जब डिज़ाइन करने जाएंगे तो ये बोलेंगे कि हमने एक फिल्टर डिज़ाइन करना है जो कि सेंटर्ड हो ओमेगा सी पे और जिसकी बैंडविड्थ हो 5 + 5 यानी 10 की बैंडविड्थ हो और सेंटर्ड हो ओमेगा सी पे। तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि हमें क्या करना है कि ओमेगा सी से एक सेंटर करके ये ओमेगा सी +5 तक जाएगी और ये ओमेगा सी -5 तक जाएगी। तो इस बैंड की वो फ्रीक्वेंसी को कवर कर लेगा। तो इस बैंड पास की बैंडविड्थ कितनी बताई जाएगी 10, ठीक है, लेकिन सेंटर्ड एट ओमेगा सी। तो जस्ट सेम यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर्ड कर लेंगे किस पे ओमेगा सी पे कर लेंगे और बैंडविड्थ कितनी डाल देंगे इसमें 2 ओमेगा एम डालेंगे, क्योंकि अभी आपने को बताया था कि आउटपुट जो वेव होती है उसमें वो जो अभी हमने ये प्लॉट देखा था उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे कि ये रेंज हमारा बैंडविड्थ का रेंज है। तो ये कितने इक्वल होता था 2 ओमेगा एम के इक्वल होता था। तो यही हमें बैंडविड्थ कितनी चाहिए 2 ओमेगा एम चाहिए, सेंटर एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे। तो इसके बाद अगर इससे पास कर देंगे तब जो हमारे पास इक्वेशन बचेगा वो फाइनल मेरा वाई टी होगा। अब ये तो चलिए मॉडल था, ये एक तरह से ये जो हमारा है ये मॉडल है किसका एम जनरेटर, ठीक है। ये जो पुनः हमारा मॉडल है वो है किसका एम का जनरेटर। तो ये जो सर्किट है दैट इज एम ठीक है, ये हमारा एम जनरेटर है पूरा का पूरा, ठीक। अब हम मैथमेटिकली देखेंगे कि किस तरह से आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं ब्लॉक डायग्राम्स में तो किस तरह से हमारा वाई टी हमको मिलता है, ठीक है। तो आगे देखने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा एक्स टी क्या है। तो आपको पता है अभी हमने निकाला था कि एक्स टी हमारा क्या है, ये दोनों एक्स टी जो यहाँ पे मिलता है इन दोनों को ऐड करने के बाद मिलता है एम टी और सी टी को एक पर्टिकुलर जगह पे हमने क्या किया ऐड कर दिया और वो हमें क्या जो मिला जो सिग्नल मिली वो हमें क्या मिली एक्स टी मिल गई, ठीक है। अब इसी एक्स टी को मैंने स्क्वायर लॉ डिवाइस से कुछ गेन के साथ आगे बढ़ा दिया यानी सी स्क्वायर टी हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और इसी सी स्क्वायर टी में हमने क्या ऐड कर दिया यही एक्स टी को एक बी गेन के साथ फिर से ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास वाई डैश टी मिला है हमको वाई डैश टी क्या मिल गया हमको बी एक्स टी प्लस सी एक्स स्क्वायर टी, सिंपल। सो अगेन बी। अब एक्स टी की वैल्यू डालते हैं। एक्स टी की वैल्यू हमारे पास क्या है ए एम ऑफ साइन ओमेगा एम टी प्लस ए सी साइन ओमेगा सी टी, ओके, प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर टी, okay, that means am square sin square omega mt plus ac square sin square omega ct plus 2 into am ac sin omega mt into sin omega ct, ठीक है। तो ये हमारा टर्म आ गया। ये हम किसको हमने एक्सपेंड किया है इस टर्म को एक्सपेंड किया तो ये मिला और ये टर्म हमारा एज यूजुअल, ठीक है। अब आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। अब जो हमारा वो सिग्नल है वो क्या है वाई डैश ऑफ टी, ठीक है। आगे और ट्रिग्नोमेट्री के एक रूल देखेंगे हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। आप इस ब्लॉक डायग्राम को याद रखिए कि हमने करना क्या है कि जब वाई डैश टी निकल जाता है फिर हमें बैंड पास फिल्टर से इसको
पास करवाना है ताकि हमें फाइनली जो हमारा YT मिले, जो हमारा मोटिव है, जो जनरेट करना है, जो हमें AM वेव जनरेट करना है, वो फाइनल हमारा YT है, वो किस तरह से जनरेट होगा, वो हमें उसको बैंड पास फिल्टर से क्रॉस करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि y' जो हमारा है ये टर्म है। अब एक ट्रिग्नोमेट्री की छोटा सा एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो नॉर्मली यूज होता है, वो ये है कि यहाँ पे आप एक टर्म देख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा MT। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ओके, और साइन इंटू साइन है, यानी साइन इंटू साइन A इंटू साइन B। ये क्या होता है, कॉस A माइनस B, ओके, माइनस कॉस ऑफ A प्लस B बाय 2। ओके, सो व्हाट वी गॉट फ्रॉम हेयर कि अब हमने यही वैल्यूज पुट कर दी नहीं इसमें, तो हमें मिल जाएगा B AM साइन ओमेगा MT, ओके, प्लस AC इंटू साइन ओमेगा CT। अगर मैं इसको अंदर ही लिखूं तो B इंटू AC साइन ओमेगा CT प्लस C टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा MT के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस यूजिंग दैट आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा MT बाय 2। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, प्लस AC C टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर इंटू, फिर से मैं वही आइडेंटिटी यूज करूंगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा CT बाय 2 प्लस जो हमारी, अब मैं सेकेंड आइडेंटिटी यूज करूंगा ये वाली साइन A इंटू साइन B, दैट विल गिव मी 2 इंटू AM AC विथ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2C। ओके, सेकेंड आइडेंटिटी हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा C माइनस ओमेगा M, जस्ट बिकॉज हम जानते हैं कि हमारा ओमेगा C ग्रेटर देन ओमेगा M है, इसीलिए मैं ओमेगा C माइनस ओमेगा M रख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कॉस में वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस माइनस थीटा, नो प्रॉब्लम, बट ओमेगा C माइनस ओमेगा जस्ट फॉर कन्वेंशन, एज अ कन्वेंशन वी आर राइटिंग दैट कि ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T, ओके, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा C प्लस ओमेगा M बाय 2। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं फिर से। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, y' हो गया। आपको ब्लॉक डायग्राम में मैंने बोला था कि याद रखने के लिए कि अब क्या करते हैं कि y' के बाद हम क्या करते हैं, एक हमारे पास बैंड पास फिल्टर होता है, बैंड पास फिल्टर सेंटर एट ओमेगा C, और उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 2 ओमेगा M की होती है। इसका क्या मतलब होता है कि वो कितने से कितनी फ्रीक्वेंसी को लेगा, वो अगर सेंटर्ड एट ओमेगा C है और उसकी बैंडविड्थ 2 ओमेगा M है, 2 ओमेगा M है उसकी बैंडविड्थ, तो यानी ओमेगा C से ओमेगा M साइड इस साइड, ओमेगा M साइड इस साइड, क्योंकि हमने बोला है कि इसको सिमेट्रिकली हम रखते हैं, तो ओमेगा C सेंटर्ड एट ओमेगा C, वो बीच का पोर्शन है, वो मिड पॉइंट है, तो इस साइड जो पोर्शन जाएगा वो ओमेगा C प्लस M तक जाएगा, और ये जो जाएगा ओमेगा C प्लस माइनस ओमेगा M तक जाएगा। ठीक है, तो इस रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है बस उसको ही पकड़ेगा। इतने सारे जो टर्म्स हैं, तो इन सब टर्म्स, जितनी मैथमेटिकली टर्म्स हैं ये सब, तो हमारे पास जो सिग्नल हमारे एग्जैक्टली में, तो हमारे पास कोई सिग्नल में ऐसा सम करके तो कुछ नहीं आता, हमारे पास वो सिग्नल होते हैं, वो वोल्टेज होता है, वो सिग्नल जो उसकी वेरिएशन है वो होता है हमारे पास। तो उसको क्या करेंगे हम, उस सर्किट के थ्रू पास करवाएंगे, उस फिल्टर के थ्रू पास करवाएंगे बाय कनेक्टिंग दैट। तो उससे क्या होगा कि ये सब टर्म की जो फ्रीक्वेंसी है वो फिल्टर आउट हो जाएंगी, ये जो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स है वो सब फिल्टर आउट हो जाएंगी, बाद बाकी जितने वो सब टर्म ओमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम होगा हमारे पास कि जो इतने सारे टर्म्स हैं उसमें से जो दूसरे टर्म्स हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स हैं जो हमारे पास आए, ओमेगा M है, ओमेगा C है, 2 ओमेगा M टर्म्स है, फिर उसके बाद हमारे पास ओमेगा C प्लस ओमेगा M का भी टर्म है,
तो काफ़ी सारे टर्म्स हैं यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, लेकिन हमें उठाना कौन सा है, बस ये रेंज का फ्रीक्वेंसी उठाना है जो इस रेंज में आए। ओके, और काफ़ी डबल फ्रीक्वेंसी की भी टर्म्स हैं, 2 ओमेगा एम 2 ओमेगा सी। ओके, और हमारे पास जो विदाउट फ्रीक्वेंसी टर्म्स है जैसे सी ए एम स्क्वायर बाई 2 है, ए सी स्क्वायर बाई 2 है, 2 ए एम ए सी बाई 2। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये जो दो टर्म्स है हमारे पास, वो टर्म्स जो डीसी कंपोनेंट में आते हैं, यानी उसके पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और आपको पता होगा एसी डीसी में इतना ही का फर्क होता है कि डीसी में ओमेगा एम हमारा जीरो, कोई ओमेगा जो होती है वो फ्रीक्वेंसी हमारी जीरो होती है, यानी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता उसमें। सिंपल एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होती है, कांस्टेंट एक लेवल होता है डीसी वोल्टेज में या फिर डीसी सिग्नल में। ओके, तो यहाँ पे भी वही है कि इन दोनों टर्म्स में हमारे पास ओमेगा कोई टर्म नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज डीसी कंपोनेंट्स। ओके, तो अब हमने देखना है कि आगे क्या होता है। तो जब मैं इस y डैश टी को क्या करूँगा, पास करवा दूंगा किससे, बैंड पास फिल्टर से, बैंड पास फिल्टर। ठीक है, तो जो मेरा yt मिलेगा वो क्या होगा, यानी अब जो हमारे पास टर्म बचेगा वो yt होगा। तो इसमें कौन कौन सा टर्म ओमिट हो जाएगा, आपको याद रखना है कि हमारे जो सेलेक्ट करनी है फ्रीक्वेंसी वो कहाँ से कहाँ तक करनी है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से लेके ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक करनी है। ठीक है, इन सब के बीच की फ्रीक्वेंसी बस हमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, तो देखिए सबसे फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी की है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ठीक है, तो ओमेगा एम इसके बीच में लाई करेगा क्या, डेफिनेटली नहीं करेगा, क्योंकि ओमेगा एम जो है वो हमारा ओमेगा सी से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो वो कंपेरेटिवली मैंने बताया कि हमारे स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारे मैसेज सिग्नल होते हैं वो बेस बैंड सिग्नल होते हैं, वो जीरो के अराउंड घूमते हैं, ओमेगा सी अराउंड 20 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये जीरो के अराउंड हमारा कोई ओमेगा एम इस पोर्शन में होगा जो कि काफ़ी जीरो के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होगा ये हमारा ओमेगा एम, और हमारा ओमेगा सी काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो अगर इसी पोर्शन को अगर हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो ये रेंज काफ़ी, ओमेगा एम का जो रेंज है वो इससे काफ़ी दूर है, यानी हमारा जो ओमेगा एम है वो काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी का रेंज है, तो इस बैंड में वो नहीं आ पाएगा, यानी बीपीएफ के थ्रू वो पास नहीं हो पाएगा। तो ये टर्म हमारा क्या होगा, ओमिट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ओमेगा सी पे। आप जानते हैं कि इस रेंज में ओमेगा सी एकदम एग्जैक्टली सेंटर पे आता है। ठीक है, उस बैंड में, तो ये सेंटर का टर्म है तो ये इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म इंक्लूड हो जाएगा। इस टर्म की बात करें तो इसमें दो टर्म्स हैं हमारे पास, सी एम स्क्वायर बाई 2 और एक है सी एम स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा एम बाई 2 ओमेगा एम टी बाई 2। ठीक है, तो अगर पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की बात करें जिसमें 2 ओमेगा एम का फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, तो 2 ओमेगा एम जो होगा हमारे पास वो डबल फ्रीक्वेंसी का टर्म है और वो इसमें डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 2 ओमेगा एम यहीं तक आ रहा है, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि वो 2 ओमेगा एम अभी भी बहुत पीछे है, बिकॉज ओमेगा सी इज अवर 20 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम, 10 to 20 टाइम्स, यानी अगर इसको मैं 10 भी एज्यूम कर लूँ तो ये हमारा, अगर ओमेगा सी 10 ओमेगा एम है, 10 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम है, तो अगर मैं उसमें से ओमेगा एम घटा रहा हूँ बस, तो ये अभी भी मैं 9 ओमेगा एम के रेंज में हूँ, तो 2 ओमेगा एम अभी भी काफ़ी ज़्यादा पीछे है। ठीक है, तो ये टर्म भी हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, तो ये टर्म भी हम क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे। ओके, डीसी सिग्नल्स की बात की जाए तो डीसी सिग्नल्स में आप जानते हैं कि उनका ओमेगा एम जीरो होता है, उनका जो ओमेगा होता है वो जीरो होता है, तो वो जीरो इसमें डिटेक्ट होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो बैंड है वो उसके पास कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि रेंज ये है हमारे पास। ठीक है, तो जीरो इसके रेंज में नहीं आता, इसीलिए हमारे पास जो ये टर्म है डीसी कंपोनेंट का टर्म है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, यानी ये टर्म भी हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम केस यहाँ भी होगा, देयर इज नो चेंज है। ओके, तो यहाँ पे हमारे साथ क्या है कि वही बात है, सी एस सी स्क्वायर बाई 2 जो कि डीसी कंपोनेंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, और सी एस स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा सी टी बाई 2 वो भी हमारा डबल फ्रीक्वेंसी का टर्म है, वो भी हमारा क्या होगा कि वो भी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि 2 ओमेगा सी इज वेरी फार। यहाँ पे अगर 2, अभी मैंने बताया कि 2 ओमेगा सी क्या है हमारा 10 ओमेगा एम के इक्वल है, यहाँ पे जो हमारा ओमेगा सी है वो 10 ओमेगा एम के इक्वल है, और ये ओमेगा 11 ओमेगा एम और ये 9 ओमेगा एम, तो 2 ओमेगा सी जो होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 20 ओमेगा एम के इक्वल, और हमारा बैंड कितना है, बस ये है बैंड। ठीक है, तो 20 ओमेगा एम इस बैंड के अंदर नहीं लाई करता है, तो ये भी टर्म हमारे पास ओमिट हो जाएगा, ये भी टर्म नहीं लिखेंगे। अब जो दो टर्म्स हमारे पास बचे वो दो टर्म्स ये होते हैं हमारे पास कि कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी और माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी।
ठीक है, तो ये दो टर्म्स हमारे पास बचते हैं, ये इंक्लूड होंगे कि नहीं? ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि ये टर्म हमारा इंक्लूडेड है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम हमारे रेंज में है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम भी हमारे रेंज में है, तो ये टर्म हमारे पास इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, तो जो टर्म्स इंक्लूडेड हो गए वो आफ्टर बैंड पास फिल्टर हम उसको लिख देंगे। ये जो हमारा वाई टी बचता है वो लिखेंगे हम, जो टर्म्स बचेंगे ये है बी ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी, ओके, प्लस 2c इंटू एम ए सी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, और ये बाई 2, सो 2 कैंसल आउट। ठीक है, तो आप इस एक्सप्रेशन को अगर याद करें तो ये समव्हाट इट इज सिमिलर टू दिस वन। ठीक है, इसमें आप अगर ये बोलते हैं कि इसमें हमारे पास जो इसके कोफिशिएंट्स हैं और इसके कोफिशिएंट है वो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो कि दिख भी रहा है, यहाँ पे AC है, वो हमारे पास B टाइम्स ऑफ AC है, यहाँ पे हमारे पास AM है, यहाँ पे C टाइम्स ऑफ AM इंटू AC है। ठीक है, तो नो मैटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो हमारा AM का टर्म है इसको मैं अंदर भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये टर्म मेरा अंदर भी जा सकता है, जो कि ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा इस इक्वेशन के। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को आप कंपेयर करते हैं तो आपको मिलेगा क्या कि यहाँ पे ये जो टर्म है, जो हमारे पास ये दो फ्रीक्वेंसी की जो टर्म्स हैं उनमें कुछ नहीं हो रहा। जिस साइड बैंड का जो टर्म है हमारे पास ओमेगा सी माइनस एम और ओमेगा सी प्लस एम, ये अपर साइड बैंड है, ये लोअर साइड बैंड है, तो इन दोनों का जो टर्म है वो क्या हो रहा है, एक किसी गेन के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ये सब जस्ट एक एम्पलीफिकेशन है, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 की जगह पे 5 है तो हम वापस 5 से 3 भी बना सकते हैं अगर गेन को जस्ट रिवर्स कर दे। अगर मैं सिंपली एक और ऐसा सर्किट डिजाइन कर, अगर इफ सपोज हमारे इस टर्म्स में हमारा एडिशनल एक टर्म बन रहा है सी, ठीक है, तो मैं इसको पास करवा दूंगा 1/c इंटू ए सी गेन से, तो 1/c इंटू ए सी गेन से पास करवाने से क्या होगा, सी ए सी कैंसिल होकर फिर से एक गेन इसको बना देगा 1। ठीक है, तो जस्ट सेम है कि आप ये कुछ नहीं हो रहा, जस्ट एक एम्पलीफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे एम्पलीफिकेशन का फैक्टर आ रहा है सी इंटू ए सी, और यहाँ भी ए सी के साथ इस वाले टर्म्स के साथ भी क्या हो रहा है कि बी का एक फैक्टर आ रहा है, बी ए सी, और हम इसको बी को जितना ज़्यादा चाहे वो 1 के यूनिटी के नज़दीक बनाए ताकि ये सिमिलर हो जाएगा वाई टी के। तो ये एक तरह से इसको कहा जा सकता है कि ये क्या है, हमारा AM मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट हो गया, जो हमारा AM मॉड्यूलेटेड वेव था AM वो जनरेट हो गया। तो दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट AM वेव। ठीक है, ये हमारा फाइनली जनरेट हो गया। ये किस मेथड से आपने देखा, स्क्वायर लॉ मेथड से देखा, स्क्वायर लॉ डिवाइस के मेथड से आपने देखा कि ये किस तरह से आपका ये जनरेट हो गया। तो इसमें आगे क्या है कि आपने देखा कि YT हमने निकाल लिया। अब आगे एक जो बात गौर करने वाली वो ये है कि जो ये हमारा मॉड्यूलेटेड आउटपुट है, ये मॉड्यूलेटेड आउटपुट ये सिंपली आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता ट्रांसमीटर के पास, क्योंकि ट्रांसमीटर के पास पहुँचते पहुँचते इसमें काफ़ी ज़्यादा एटेन्यूएशन आता है। तो एटेन्यूएशन के कारण क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको एक और प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, इसको एक ब्लॉक से गुजरना पड़ता है, उस ब्लॉक का नाम है पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो आगे एक और जो हमारा उसी में ऐड कर सकते हैं वो ये है कि हमारा MT स्टार्टिंग में रहता है हमारे पास, और एक AM जनरेटर होता है हमारे पास, AM, या सिंपल कह सकते हैं इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर कह सकते हैं। तो AM जनरेटर होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये AM जनरेटर के बाद हमारे क्या आउटपुट मिलता है, YT मिलता है, जो हमारा ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, और यही एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, चूंकि ये पावर एफिशिएंट बनाना है इनको, एटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इनको क्या करते हैं हम लोग किसके थ्रू पास करवा देंगे, AM जनरेटर के बाद YT को हम पास करवा देंगे पावर एम्पलीफायर। ठीक है, अब पावर एम्पलीफायर के पास पहुंचाने के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें हुई कहाँ पे। ठीक है, तो मैसेज सिग्नल हमारे पास था, आपको याद होगा स्टार्टिंग कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम था उसमें क्या था, हमारे पास मैसेज सिग्नल था, उसको वो वाइब्रेशन के फॉर्म में या फिर बाकी किसी और एनर्जी के फॉर्म में था, उसको फिर हमने ट्रांसड्यूसर की हेल्प से एक जो हम प्रोसेस कर सकते हैं, जिस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, जो वोल्टेज है, करंट है, उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उस एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट कर देंगे बाई यूजिंग ट्रांसड्यूसर, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। सिग्नल्स
उस सिग्नल में वो लो फ्रीक्वेंसी की होती है, इसीलिए उसमें क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी का उसको टर्न बना देंगे, एएम जनरेटर बना देंगे, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वही एंटेना का साइज का प्रॉब्लम होता है, फिर वो पावर एफिशिएंसी का प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, तीसरा इंटरमिक्सिंग का प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एएम जनरेटर लगाते हैं, एएम जनरेट हो जाता है। तो ये जो हमारा एएम जनरेटर है वो क्या करेगा, YT1 दे देगा, एएम जनरेटर आउटपुट एक मॉडरेटेड वेव दे देगा। उसके बाद इसको पावर एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर एम्पलीफायर के थ्रू पास कराएंगे। और आपको उसके बाद याद होगा कि नॉर्मली ये सब जो है ये छोटे छोटे स्टेजेस हैं, ये छोटे छोटे स्टेशन हैं। जो हमारी जर्नी थी मुंबई टू दिल्ली की, उसमें छोटे छोटे स्टेशन ये हैं, ठीक है। बड़े बड़े स्टेशन बीच के जो आते हैं वो हैं छोटे छोटे स्टेशन हैं, जो छोटे छोटे पड़ाव हैं यहाँ पे। तो पावर एम्पलीफायर के बाद आपको याद होगा एक बड़ा सा ब्लॉक क्या होता है हमारे पास, ट्रांसमीटर का ब्लॉक होता है, जो हमने पहले वीडियो में कम्युनिकेशन सिस्टम के जो ब्लॉक डायग्राम में बनाया था, उसमें हमने बनाया था इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जस्ट बाद हमने ट्रांसमीटर का वीडियो बनाया था, जो हमारी ट्रेन थी, ठीक है। तो पावर एम्पलीफायर के बाद वही काम क्या होगा, इसके बाद इसको ट्रांसमीटर के पास जाना पड़ेगा। ट्रांसमीटर में एक एंटेना लगी होती है जो इस सिग्नल को रिसीव करती है, ट्रांसमीटर एंटीना, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास ये चली जाती है, ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है। अब आगे देखेंगे ट्रांसमीटर एंटेना के बाद पहुंचने के बाद इसमें आगे क्या क्या होता है, डिटेक्शन किस तरह से कम कर पाते हैं, ओके। तो ये तो हमारा प्रोडक्शन था, जनरेशन हमने कर लिया एएम वेव्स का। अब उसके आगे हम प्रोसेस कर रहे हैं, चीज़ बढ़ रहे हैं कि किस तरह से वो फाइनली ट्रांसमीटर के पास अब पहुंच गया है, पावर एम्पलीफायर से पावर इंप्रूवमेंट के बाद, ठीक है। तो अब हमें आगे देखना है कि वो ट्रांसमीटर एंटेना के पास जाके क्या होता है इस तरह से, ठीक है। तो हमें अब ट्रांसमीटर एंटेना के पास के स्टेज को देखना है, ठीक। तो ट्रांसमीटर एंटेना हमारा कुछ इस तरह का होता है, ये हमारा एक सिंबल है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। ये ट्रांसमीटर एंटेना है हमारा। ट्रांसमीटर एंटेना, ठीक है। तो ये ट्रांसमीटर एंटेना के बाद क्या होता है कि हमारे पास इसमें जो ट्रांसमीटर के जो ब्लॉक होती है, यहाँ पर ट्रांसमीटर की ब्लॉक, तो आपको जो मेन कोर याद होगा, आपको याद होगा कि ट्रांसमीटर का जो मेन ब्लॉक था, इसके जस्ट बाद, इसके पहले कुछ होता था जो इसके पीछे बाकी चीज़ें होती, जैसे वो सिग्नल्स होते थे, हमारे मैसेज सिग्नल्स होते थे। और इस ब्लॉक के जस्ट बाद क्या होता था, हमारे पास चैनल होता था, वो ट्रैक होता था जिसके थ्रू भी जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा होता था रिसीवर, और इसके बाद यूजर होता था, ठीक है। तो आपको बताया था कि ये तीनों जो हमारा मेन कोर है कम्युनिकेशन सिस्टम का, और ये सबसे ज़्यादा प्रोन होता है नॉइज के लिए भी, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड जो हमारे पास मैसेज होता है ना, जो यहाँ पे ट्रांसमीटर एंटेना के पास जो मैसेज आता है, वो चैनल के थ्रू जब जाता है ना, तब उसमें नॉइज की सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अटैक होने की। और वो उसके एक बार क्या होता है कि फिर से एटेन्यूएशन का लेवल इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो एटेन्यूएशन को क्या करते हैं, हटाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसको एक रिसीवर के पास जब हम पहुंचाते हैं ना, यहाँ पे जब रिसीवर के पास, ये चैनल के पास जाके जब रिसीवर के पास पहुंचता है, तो चैनल में चूंकि कॉन्टामिनेटेड हो गया, वो नॉइज इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, तो रिसीवर के पास हमारी कुछ ऐसी सर्किट होनी चाहिए जो इसको नॉइज फ्री बनाए, ठीक है। तो नॉइज फ्री बनाने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ता है, रिसीवर एंटेना पे, ठीक है, रिसीवर एंटेना बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ये रिसीवर है हमारा और ये रिसीवर एंटेना, ठीक। ये रिसीवर एंटेना क्या करेगा, एम्पलीफायर तक जाए, ठीक है। रिसीवर एंटेना सबसे पहले उसको एम्पलीफाई करेगा, जो हमारे सिग्नल जो स्ट्रॉन्ग है ना, यहाँ से चैनल के थ्रू जाने टाइम में भी हमारा सिग्नल काफ़ी वीक हो चुका है, ट्रांसमीटर तक अभी आया था तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हमने बीच में पावर एम्पलीफायर लगा दिया था। फिर जब चैनल के थ्रू एटेन्यूएटेड हो जाता है वो, तो फिर से वो वीक बन जाता है रिसीवर के पास पहुँचते पहुँचते। तो ये जो हमारा, अब उस समय मैंने दिखाया था इसको ट्रांसमीटर एंटेना तौर पे, कि ये ट्रांसमीटर एंटेना क्या करेगा, वहाँ पे मॉड्यूलेटेड पावर सिग्नल को, पावर एम्पलीफायर से जो सिग्नल आई है, जो अब एफिशिएंट बन चुकी हैं, उनको रिसीव कर लेगा। अब यही इसी डायग्राम को मैं यूज कर रहा हूँ एज ए रिसीवर एंटेना, ठीक है। तो रिसीवर एंटेना, तो अब रिसीवर एंटेना में क्या सर्किट होगी, रिसीवर को पावर, अब रिसीवर के पास भी जब नॉइज कॉन्टामिनेशन हो गया है, तो ये काफ़ी कमज़ोर हो गया है, तो इसको क्या करेंगे हम, एक एम्पलीफायर के थ्रू क्रॉस कराएंगे, और एम्पलीफायर के क्रॉस कराने के बाद इसको हम लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। लो फ्रीक्वेंसी का कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड वेव है वो
ओमेगा सी के फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी के रेंज से चल रहा है, और उसको चूंकि हमको प्रॉपर अगेन रिसीवर के पास यही रिसीवर का काम होता है कि वहाँ पे हमको प्रॉपर फिर नॉर्मल सिग्नल में जो हमारा इनिशियल जो हमारा मैसेज था उसी फ्रीक्वेंसी में उसको मैसेज वहाँ पे रिसीव करवाना पड़ेगा यूजर के पास। तो इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कराने के लिए हम लोग सबसे पहले IF के थ्रू जाते हैं, ठीक है। IF जो हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है। FM रिसीवर्स के लिए ये इसकी रेंज 455 किलोहर्ट्ज होती है, ठीक है। ये हमारी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। इसको अब लो फ्रीक्वेंसी में बना दिया। अब लो फ्रीक्वेंसी के बाद ये जाएगा डिटेक्टर के पास। जो डिटेक्टर हमारा फाइनल क्या करेगा, डीमॉड्यूलेशन करेगा। यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है डीमॉड्यूलेशन का। डीमॉड्यूलेशन कहने का मतलब जो मॉड्यूलेशन किया था उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डीमॉड्यूलेशन होगा। तो डीमॉड्यूलेशन अब होगा कैसे, तो अब हमारे डिटेक्टर सर्किट में होता क्या क्या है। तो डिटेक्टर सर्किट को आप जरा आराम से देखिए कि हमारे पास अभी तक यहाँ पे जो पावर एफिशिएंट सिग्नल पहुंची है वो कौन सी सिग्नल पहुंची है, एक AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ही पहुंची है अभी तक भी, ठीक है। और जो कि किस तरह का दिखता है, वो कुछ इस तरह का दिखता है। हमारी सिग्नल मैसेज जो है वो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटेक्टर के पास जब यहाँ पे इस ब्लॉक पे पहुंचा है तो यहाँ ये किस स्टेज पे पहुंचा है, ये डिटेक्टर के पास पहुंचा है, ठीक है। अब डिटेक्टर के अंदर में कौन कौन सी सर्किट होती है वो हमें देखनी पड़ेगी। तो डिटेक्टर के पास जब ये वाला सिग्नल पहुंचा, यानी ये जो हमारा AM वेव है, इसने इसको सबसे पहले क्या किया है, रेक्टिफाई करेंगे। प्रोसेस ये है कि इसको सबसे पहले रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने का मतलब आपने पढ़ा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये हमारे वेव हाफ वेव या फुल वेव में नहीं है, हमें जानना है कि किस तरह से इसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो रेक्टिफाई करने का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर साइकिल तक ही लेना है। तो यानी इसमें से हम लोग क्या करेंगे, बस ऊपर के सिग्नल्स उठाएंगे, यानी एक हाफ के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर ये बस एक हाफ के लिए चलेगा। तो एक स्टेज हमारे इसके बाद क्या आएगा, रेक्टिफायर का स्टेज आएगा, ठीक है। तो रेक्टिफाइड के बाद क्या होगा कि रेक्टिफाई होने के बाद इसका आउटपुट कुछ किस तरह से दिखने लगेगा, बस अपर हाफ वाला सिग्नल है, ठीक है। तो यानी आउटपुट इस तरह से आएगा। ये एट रेक्टिफायर स्टेज, रेक्टिफायर का ये आउटपुट इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, ओके। अब रेक्टिफायर के पास पहुंचने के बाद आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब मॉड्यूलेशन होता है तो मॉड्यूलेटेड वेव में क्या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये है कि इसकी जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन की जो उसका एम्पलीट्यूड वेरिएशन होने का जो तरीका है वो किससे मैच करता है, जस्ट लाइक मैसेज सिग्नल से मैच करता है, ठीक है। जो इसका अपना मैसेज कहाँ पे छिपा है, इसके ये वेरिएशन में छिपा है, ठीक। और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो किसकी फीचर होती है, वो ऑलरेडी CT की फीचर होती है, यानी कैरियर वेव की फीचर होती है, ठीक है। तो अब हमारा पर्पस क्या है कि हमें ये जो पॉइंट्स हैं जो इस तरह के डॉट डॉट जो पॉइंट दिखाए हैं वो एक्चुअल हमारे सिग्नल में तो नहीं है, लेकिन हमको वही पॉइंट ट्रेस करना है। हमारे पास जो पॉसिबल जो हमारे पास डेटा मिले हैं वो ये पॉइंट के डेटा है, ये पॉइंट के डेटा है, ये पॉइंट के डेटा है, ये सारे पॉइंट्स के डेटा है। ये जो जितने पॉइंट्स देख रहे हैं, जितना ये जो ब्लैक पूरा का पूरा जो डार्क है वो सारे पॉइंट्स के डेटा हमारे पास पहले से हैं, ठीक है। लेकिन हमें बस ये हमारा जो ओरिजिनल आउटपुट है वो ये डॉटेड लाइंस है। तो किस तरह से हम बनाएंगे, तो हम बेसिकली इसमें क्या करेंगे, एक यहाँ पे डिटेक्टर की सर्किट में जब इसके रेक्टिफायर के थ्रू आगे बढ़ता है तो हमारा यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेज जो आएगा वो आएगा एनवेलप का। ये जो हमारा एनवेलप है, एक तरह से एनवेलप इसको कह सकते हैं आप, ये जो हमारा एनवेलप है इसको अब हमको डिटेक्ट करना है, यानी अब जो नया स्टेज आएगा वो होगा इन्वेलप डिटेक्टर का, ठीक है। तो इन्वेलप डिटेक्टर में क्या होगा, जब इसको हम इन्वेलप डिटेक्टर की तरफ पास कराएंगे तो ये हमारा फाइनल क्या करेगा, ये बस इन्वेलप को ट्रेस कर लेगा और हमारा आउटपुट कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। जो कि हमारा एनालॉग है किससे, मैसेज सिग्नल से,
विथ सम शिफ्ट। ये एक्चुअली है, ये आपका ट्रांसलेशन इसका हो गया वाई एक्सिस पे। एक्चुअली हमारा जो सिग्नल था इनिशियली वो इस तरह का था, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली कुछ शिफ्ट आया है जो हम बाकी सर्किट से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मोर और लेस हम लोगों को क्या मिल गया है, अपना एम्प्टी मिल चुका है। ठीक, तो हमारे पास एम्प्टी आ गया है। ये अगेन फिर से, चूंकि इसको फिर से 2 सर्किट के क्रॉस करना पड़ा है, तो मे बी अभी भी सर्किट में फिर से चांस है नॉइज का, एटेन्युएशन का, पावर लॉस का। तो इसकी स्ट्रेंथ फिर से बढ़ाने के लिए हम एक अपने मतलब सेफर, फॉर द सेफर साइड हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेज को, जो ये हमारा इन्वेलप डिटेक्टर का केस है, ये जो इन्वेलप डिटेक्टर का जो हमारा स्टेज है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक नया स्टेज इसमें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो फिर से हम क्या करेंगे, एक एम्पलीफायर लगा देंगे, यानी एक फिर से एक नया स्टेज का हो जाएगा एम्पलीफायर का। ठीक है, तो ये एम्पलीफायर फिर से क्या करेगा, इसको फिर से पावर एफिशिएंट बना देगा। ओके, और पावर एफिशिएंट बनाने के बाद जो हमारा सिग्नल बचेगा वो होगा हमारा एम ऑफ टी, जो हमारा पर्पस है, और ये फिर किसको फीड हो जाएगा, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमारा सेफली यूजर के पास इस तरह से पहुंच जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये आपको ब्रीफ आइडिया है। जब आप इसमें इंटरेस्ट लेके अगर आपने इस कोर्स को आगे अपने हायर स्टडीज़ के लिए लिया, तब आप रियलिटी में जानिएगा कि किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स और ज़्यादा आती हैं, रियल टाइम प्रॉब्लम्स। ये तो जस्ट एक थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन है कि हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे रिसीवर के पास ट्रांसमीटर से पावर एम्पलीफायर में भेज दिया। पावर एम्पलीफायर भी काफ़ी तरह के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, उनकी अलग अलग फिगर ऑफ मेरिट है, उनकी अलग अलग एफिशिएंसी होती है हर एक एम्पलीफायर की। तो पावर एम्पलीफायर क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, काफ़ी सारे अलग अलग होते हैं। कौन सा उसमें एफिशिएंट है, वो उस समय के लिए कौन सा एफिशिएंट है सर्किट में, रियल टाइम प्रॉब्लम में, तो उसके थ्रू उसको हम पास करवाएंगे। फिर जाके उसको पावर एफिशिएंट बनाने के बाद फिर रिसीवर हमारा रिसीव करेगा, ट्रांसमीटर का जो एंटेना है वो रिसीव करेगा, वो फिर उसको उसमें फिर से चैनल से जब क्रॉस आएगा, वो जब जर्नी से आगे बढ़ते हैं, तो उसमें जो फिर से एक नॉइज या एटेन्युएशन क्रिएट होता है, फिर उसको रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिसीवर एंटेना से एम्पलीफायर पावर एफिशिएंट बनाएंगे, फिर एक उसको लो फ्रीक्वेंसी बना देंगे, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी जस्ट इसलिए करते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी डालते हैं जस्ट टू इंश्योर कि हमारी जितनी नॉइज की फ्रीक्वेंसीज है ना, जो नॉइज की जो रैंडम फ्रीक्वेंसी जो इंक्लूड है, उनको हम एक नॉर्मल इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के रेंज पे ले आते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के रेंज पे ले आते हैं, यानी कोई एक फिल्टर, इसमें एक सर्किट में एक फिल्टर्स काफ़ी सारे लगे होंगे, काफ़ी सारे डिटेक्टर्स लगे होंगे, जो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट एक फ्रीक्वेंसी के अराउंड सारी फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग इससे क्या होगा कि हमारा इससे 100% नॉइज तो कम नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो हमारा ओरिजिनल ओमेगा एम का जो फ्रीक्वेंसी था उसके रेंज में जो हमारे जरूरी इंफॉर्मेशन, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी था ओमेगा सी, उसके रेंज में हम क्या करेंगे, इसका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, जिस हिसाब से क्या होगा कि बस वही सिग्नल हमारे पास रहेगा। इसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स होंगे। फिर फाइनली जब हमारे डिटेक्टर का जो मेन सर्किट, डिटेक्टर का मेन काम क्या है, ये हमारा बेसिकली एक्सट्रैक्ट करता है मैसेज को, ये एक्सट्रैक्ट करेगा मैसेज को। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे स्टार्टिंग में एम्प्टी था, जो मॉड्यूलेशन के बाद वाईटी बन चुका है, उसको फिर से ये डिमॉड्यूलेट करने का काम करेगा। ये डिटेक्टर डिमॉड्यूलेशन की प्रोसेस में जाएगा, और ये डिमॉड्यूलेशन के प्रोसेस में जाने के लिए इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिटेक्टर को रेक्टिफायर में ये तरीका जो है वो ये है कि ये जो हमारे दोनों साइकिल के लिए, दोनों पॉजिटिव साइकिल के लिए हाफ और नेगेटिव साइकिल के लिए जो हमारा ये सिग्नल है, ये दिस इज नथिंग बट दिस इज जस्ट एनवेलप, ये डैश डैश जो है बस एनवेलप है, ये हमारा सिग्नल नहीं है। सिग्नल जो हमारा है वो ये है, ये जो कर्व्स हैं वो है हमारा सिग्नल। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको रेक्टिफायर के थ्रू पास कराएंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, वो बस एक पॉजिटिव हाफ में इसकी इनपुट लेगा, और ये बस पॉजिटिव हाफ में काम किया, निगेटिव वाले को ये छोड़ देगा। रेक्टिफाई का यही काम होता है। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ फिल्टर यू कैन से। तो ये जब हमारा इन्वेलप मिलेगा, फिर इन्वेलप डिटेक्टर हम लगाएंगे, जिससे ये हमारा बस इन्वेलप डिटेक्टर ट्रेस हो जाएगा। तो अब एक आप हायर स्टडीज में पढ़िएगा कि ये किस तरह से इन्वेलप डिटेक्टर काम करता है। इन्वेलप डिटेक्टर जो डिज़ाइन करते हैं उसमें जो क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो एक आप जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज आप याद कर सकते हैं कि इसमें प्रॉपर आरसी कंपोनेंट चाहिए होगा, हमको प्रॉपर आरसी प्रोडक्ट चाहिए होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आरसी एक अल्टरनेटिंग सर्किट अगर आपने पढ़ा होगा एसी सर्किट्स, तो उसमें आपको पता होगा कि एक आरसी प्रोडक्ट होता है जो टाइम कांस्टेंट होता है। तो आपको प्रॉपर एक टाइम कांस्टेंट चाहिए होगा सर्किट में। बेसिकली इस इन्वेलप डिटेक्टर में प्रॉपर एक आरसी प्रोडक्ट चाहिए होता है,
और वो प्रॉपर आरसी प्रोडक्ट डिसाइड करता है कि आपका आउटपुट कितने अच्छे तरीके से आएगा, किस फ्रीक्वेंसी के आउटपुट को आप पकड़ेंगे। क्योंकि इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग कॉन्सेप्ट आता है कि आपका जो यहाँ पे रेक्टिफायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायोड लगा देते हैं, ठीक है, और ये डायोड आगे आर हमारा रहेगा और यहाँ पे हमारा सी रहेगा, ठीक है, और हम यहाँ से आउटपुट लेंगे। ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं जस्ट एक ब्रीफ व्यू दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे रेक्टिफाई हो जाता है। एक बस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड काम करता है, आपको ये पता होगा, फॉरवर्ड बायस में भी बस काम करता है। यहाँ से मेरा सिग्नल है, ये अल्टरनेटिंग सर्किट है, तो ये बस पॉजिटिव हाफ में काम करेगा, पॉजिटिव चीज़ों को लेगा, ठीक है। आफ्टर रेक्टिफाइंग ये क्या होगा, ये हमारा आरसी सर्किट आता है। तो ये स्टार्टिंग में यहाँ से जब सिग्नल, ये आपको पता होगा कि इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है तो ये धीरे धीरे जो ये क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो चार्ज करने के साथ साथ जितनी जितनी इसमें चार्ज आएगी उसके अकॉर्डिंग इसमें वोल्टेज आएगा Q/C, दैट इज आवर वोल्टेज। तो Q/C हमारा आउटपुट में मिलते रहेगा। तो यानी इसके बाद जो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट बन रहा है वो किस तरह से आप ट्रेस कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका सेम वहीं तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद फिर से क्या होगा कि नीचे आप जानते हैं कि यहाँ तक तो आएगा, ठीक है, लेकिन इसके बाद जैसे ही ये नीचे आएगा तो इसमें एक डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा, और डिस्चार्जिंग जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये आपका नेगेटिव बायस की तरह काम करेगा, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो डिस्चार्जिंग जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ से एक्चुअली क्या होगा, जो रियल में होता है वो क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज का फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कि ये उतनी ही देर तक फॉल करे जितनी देर में इधर से एक बार फिर से फॉरवर्ड बायस ना हो जाए, ठीक है। ये ऐसा ना होना चाहिए कि आपको फिर से ये डिस्चार्ज होके कंप्लीटली जीरो हो जाए, ठीक है। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये डिस्चार्ज तभी तक हो जब तक एक बार फिर से ये इसकी जो अल्टरनेटिंग सर्किट की जो मतलब जो पॉजिटिव हाफ है वो फिर से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक जैसे ये पहुँचता है, हमने इस तरह से अपनी आरसी प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी सेट करके रखी है कि ये इस तरह से यहीं तक पहुँचा, फिर से एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला, ये फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर से आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो रियल में जो हमारा सर्किट का जो आउटपुट होता है इन्वर्टर के बाद वो इस तरह से होता है। लेकिन ये जस्ट सिमिलर है हमारा एग्जैक्टली जो हमारा मैसेज सिग्नल है। वी कैन ऑलवेज चेक MT जो सॉरी FM ओमेगा M हम लोग चेक कर सकते हैं अपने ऑसिलोस्कोप से, या फिर जो डिटेक्टर हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें हम चेक कर सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल MT के इक्वल है कि नहीं। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी उसी रेंज में आ रही है, मोर और लेस कुछ एरर के साथ ही आ रही है, लेकिन अगर उसी रेंज में आ रही है तो हम लोग मान सकते हैं कि हमारा वो डिटेक्शन हो जा रहा है। और आरसी प्रोडक्ट जितना अच्छा बनाएंगे वो आपका ये डिस्चार्जिंग चार्जिंग उसी पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आप प्रिसाइज लीजिएगा ये उतना ज़्यादा एफिशिएंट बनेगा, ये और उतना ज़्यादा छोटा बनेगा, तो आप उतने अच्छे इस तरीके से इसको ट्रेस कर पाएंगे। तो ये तो इन्वर्टर डिटेक्टर की कहानी है, और ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। इसको बस एक ब्रीफ आइडिया के लिए कि किस तरह से डिटेक्ट कर पाता है उसके लिए था। तो आपका एक आरसी प्रोडक्ट प्रॉपर होना चाहिए ताकि ये इन्वर्टर डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर पाए, और डिटेक्टर डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, ये फाइनल एक एम्पलीफायर स्टेज के थ्रू जाएगा। इसका आउटपुट क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो अभी आपने देखा कि ये काफ़ी कमज़ोर सिग्नल्स मिलती हैं आपको, काफ़ी वीक सिग्नल्स मिलती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत रेयर होती है। तो इनको फिर से पावर एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफायर के थ्रू फिर से गुजार देते हैं। और एम्पलीफायर की थ्रू जैसे ही क्रॉस होता है वो, तो फाइनल हमारा जो आउटपुट मिलता है वो MT, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा MT मिल गया विथ सम एरर। लेकिन एरर की जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। एम्पलीफायर डालने से, पावर एम्पलीफायर डालने से, तो एरर की चीज़ें काफ़ी कम हो जाती है। एरर हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। तो ठीक है, तो ये हमारा अभी तक ये हमारा आज जो कभी कवर हुआ वो प्रोडक्शन कवर हो गया, और इसका डिटेक्शन AM वेव का कवर हो गया। काफ़ी एक्सप्लोरिंग फील्ड है ये एक्चुअली कम्युनिकेशन सिस्टम, और अगर ये आप हायर स्टडीज़ में रखते हैं तो ये काफ़ी एक अच्छा माना जाएगा आपके करियर के हिसाब से। तो अभी तक ये कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे पास इतना ही है, हमारे सिलेबस में इतना ही कवर्ड है। आप NCERT के थ्रू अच्छी तरह जाएं, इनके टेबल्स के थ्रू अच्छे जाएं, इनके प्रॉब्लम्स करें, तो आपके लिए बोर्ड में ये काफ़ी सही चैप्टर प्रूव हो सकता है।